आइए देखते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है और सबसे आसान टॉपिक है जिसे बच्चों को याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, जैसे प्राकृतिक संख्याएं हो, विषम संख्या हो, बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम यही होती है कि वे जब 10th में आ जाते हैं उनको ये सारी चीजें छोटी छोटी टॉपिक्स नहीं पता होती और इसकी वजह से वे उनको मतलब जो है कोई भी क्वेश्चन लगाने में बहुत समस्या होती है। कहेंगे कि हमको मैथ बहुत कठिन लगता है, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, देखिए हम इसको एकदम आसान भाषा में आपको समझाते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? ठीक है, जैसे देखो हमने कई सारी मूवी वगैरह में देखा होगा, कहते हैं कि उसकी प्रकृति है या फिर उसका नेचर है, जैसे गुस्सा करना, हमेशा हंसते रहना किसी की, तो हर किसी की ऐसी ऐसी प्रकृति होती है। ठीक है, तो कुछ चीजें जैसे हमारी आदत बन जाती है, जब हमको बचपन से सिखाया गया था, जब आप छोटे से थे आपको LKG UKG फर्स्ट क्लास में सिखाया गया होगा कि गिनती कहाँ से गिनते हैं, एक से गिनते हैं। हम शुरू करते हैं 1 2 3 4, ऐसे ऐसे हम गिनते हैं। ठीक है, आगे। ठीक, तो इन्हीं संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी जहां से हमने गिनना शुरू किया, जहां से हम गिनती करना शुरू करते हैं, या फिर कहते हैं जिनसे हम वस्तुओं की या चीजों की गिनती कर सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा क्या बन गया, नेचर बन गया याद करने का। तो इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं आप लोग कि देखिए जो हमारे जैसे कहाँ से शुरू हो, एक से शुरू हो और कहाँ तक जाए, अनंत तक जाए, ऐसी संख्याओं को कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, आगे चलिए, हमारा अगला टॉपिक है पूर्ण संख्या। हमारा जो अगला टॉपिक है ये है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या को हम अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स, ठीक है। अब जो होल नंबर्स होते हैं, ठीक, ये एकदम, अगर आपने प्राकृतिक संख्या याद कर लिया तो इसको समझने में कोई समस्या नहीं होगी। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या यानी अगर हम उसी प्राकृतिक संख्याओं, प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू हुई थी? एक से शुरू हुई थी, तो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, अनंत तक। ठीक, ये भी अनंत तक जाएगी। करना क्या है, अगर इसी के पहले हम जीरो को शामिल कर लें, प्राकृतिक संख्याओं के पहले अगर हम जीरो को शामिल कर लें, तो ये जो समूह है ये किसका समूह बन जाएगा? पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाएगा। इन्हीं को हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको? अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक, और वैसे तो समझ में आ ही रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बड़ी चीज नहीं है। जैसे प्राकृतिक संख्या हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक। ठीक, और इसी तरह से पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 अनंत तक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि देखिए ये छोटे टॉपिक्स हैं, आपको क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे बोर्ड में इसके, लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता, मतलब ये डेफिनेशन नहीं पता होगी कि पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो आप बड़े क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो इसका पता होना बहुत जरूरी है। ठीक, हमारा जो अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक ध्यान से देखिएगा, हमारा पूर्णांक। ठीक है, अब पूर्णांक क्या होता है, देखो ध्यान से। सबसे पहले हमने आपको बताया प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है, एक मिनट, एक से शुरू होती है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, और इसी में जब हम जीरो को शामिल कर लिया हमने तो हो गई थी पूर्णांक। अब अगर इसी में हम माइनस की संख्या यानी ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लें, जैसे -1 -2 -3 और -4, ऐसे ही डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये हमारा बन गया पूर्णांक। ये क्या बन जाएगा? पूर्णांक। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? सभी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य सहित संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, ना समझ में आए आप कमेंट कर सकते हैं, हम इसके लिए अलग से दोबारा वीडियो बना देंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर इसकी बात करें, ठीक, ये कैसी संख्या है? धनात्मक संख्या, और इन्हीं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। अभी हमने आपको बताया थोड़ी देर पहले। ठीक, और अगर इसी प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी शामिल कर लिया जाए तो ये जो समूह बनेगा, इधर जो समूह बनेगा, इसको कहते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या। ठीक है, और अगर इधर ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो क्या बन जाएगा? पूर्णांक बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? पूर्णांक क्या होता है? सभी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य सहित संख्याओं को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। ये जो धनात्मक संख्याएं हैं इनको धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। जो धनात्मक संख्याएं हैं हम इनको धनात्मक पूर्णांक कहते हैं।
याद रखिएगा इस बात, धनात्मक पूर्णांक। कैसे याद रखेंगे? जो धनात्मक संख्या है वो धनात्मक पूर्णांक, जो ऋणात्मक संख्या उन्हें क्या कहेंगे? आप लोग बताइए, जो ऋणात्मक संख्या है उन्हें क्या कहेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, समझ में आ गई बात? इसके बाद देखिए हमारा अगला टॉपिक है सम संख्या। अब ये सम संख्या तो बहुत आसान सी बात है, सभी लोग जानते होंगे, सब एकदम बहुत अच्छे से पढ़ते आएंगे। हो सकता है थोड़े बहुत लोग थोड़ी बहुत चीजें भूल जाते हैं क्योंकि जो है ध्यान ही नहीं देते हैं, है ना। लेकिन थोड़ा सा बस यहाँ ध्यान से देखिएगा, आपको ये भी समझ में आ जाएगा। ऐसी संख्या आपको देखिए पहले से पता भी होगा, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे देखिए ध्यान से, जैसे हो गई 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट डॉट, ये भी अनंत तक जाएगी। अब पूर्णतः विभाजित होने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए हम 8 को लेते हैं, ठीक, 8 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 चौक 8, शेषफल क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, मान लो हम 5 को लेते हैं, जब हम 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, यहाँ पे शेषफल बच रहा है 1, शेषफल 1 बच रहा है, यानी ये संख्या पूर्णतः 2 से विभाजित नहीं होती। तो ऐसी संख्याओं को विषम संख्या कहते हैं, और जो पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे क्या कहेंगे? सम संख्या। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत अगर समझ में आ रही हो तो बता दीजिएगा, अगर इसमें कोई दिक्कत समझने में हो तो बता दीजिएगा। हमारा फर्स्ट चैप्टर बहुत छोटा सा चैप्टर है, ठीक है, और बहुत ही आसान है, और पहले से तो और भी ज्यादा आसान हो गया कि बहुत सारे टॉपिक्स उसमें से कट गए हैं, ठीक। लेकिन आप इन चीजों को जरा ध्यान रखिएगा, इन्हें क्या कहते हैं? सम संख्या, ठीक। इनकी पहचान आप देखेंगे तो अगर नॉर्मली ऐसे ही पहचानना हो तो इनके लास्ट में, इनके अंत में हमेशा 0, 2, 4, 6 और 8 होता है, ठीक है। और ये सभी संख्या जिनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होता है, ये 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, ठीक है। अगली संख्या है विषम संख्या, हमने अभी आपको बता दिया। विषम संख्या क्या होती है? जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। देख लेते हैं कौन कौन सी होती हैं। 1, 3, 5, 7, 9। और आप जानते रहिए गिनती का कहीं अंत नहीं होता, तो अगर गिनती का अंत नहीं होता तो इसका भी अंत नहीं होगा, अनंत तक जाएगी। 1, 3, 5, 7, 9, ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। कोई भी संख्या चेक कर लीजिए, जैसे 7 को चेक कर लेते हैं, 2 से काटेंगे, 2 3 6, 7 में से 6 गया 1, तो शेषफल क्या बच गया? 1 बच गया। समझ में आ रही बात? किसी को कोई दिक्कत है तो बताइएगा। अगला देखिए, अगली संख्या है भाज्य संख्या, ठीक। अब देखो इसमें बच्चे फंस जाते हैं, किस किस में चीज में फंसते हैं? सम संख्या और भाज्य संख्या में, है ना। इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। भाज्य संख्या क्या होती है? जिनका 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिनका 2 से अधिक गुणनखंड हो। जो 2 से कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं, और जिनका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि देखो सम संख्या और भाज्य संख्या में कंफ्यूज नहीं होना। 2, 4, 6, 8 ये सम संख्या है ना, ये सम संख्या है, लेकिन जरूरी नहीं कि सबकी सब भाज्य हो, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, जैसे अगर 2 की बात करें, 2 की, तो 2 देखो सिर्फ 1 से विभाजित होता है और खुद से विभाजित होता है, और किसी तीसरी संख्या से विभाजित नहीं होगा। 2 सम संख्या है लेकिन भाज्य संख्या नहीं है। 2 क्या है? सम संख्या, लेकिन 2 भाज्य संख्या नहीं। क्यों? देखो 1 से डिवाइड होगा और 2 से डिवाइड होगा और किसी से डिवाइड नहीं होता है। इसके आगे की जितनी सम संख्या होती है सब भाज्य होती है, लेकिन 2 जो है भाज्य नहीं है। तो भाज्य संख्या और सम संख्या में अंतर होता है, ठीक है। आगे बताते हैं, रुकिए। भाज्य संख्या में ध्यान से देखना, जैसे अगर चेक करना चाहें कौन कौन सी भाज्य है, कौन कौन सी अभाज्य है, ठीक है। सबसे पहले 1 को चेक करते हैं। 1 को देखो, भाज्य संख्या होने के लिए 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए, ठीक है। 2 से अधिक गुणनखंड, अगर 1 की बात करें तो 1 सिर्फ 1 से डिवाइड होगा और किसी से डिवाइड नहीं होगा, इसका और कोई गुणनखंड नहीं हो सकता, ठीक है। तो 1 देखो भाज्य संख्या नहीं है, 1 भाज्य संख्या नहीं है, ठीक। अभी ध्यान से देखिए, दूसरी संख्या 1 के बाद आता है 2, 2 1 से विभाजित होता है, 2 से विभाजित होता है और किसी से विभाजित नहीं होगा, तो ये भी भाज्य संख्या नहीं है,
क्यों नहीं है? क्योंकि 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होगा वहां पे बोलना है ना। ध्यान से देखना, इसके बाद आता है 3। 3 क्या है? 1 से डिवाइड होगा, खुद से डिवाइड होगा। अब बताओ क्या इसका 2 से अधिक गुणनखंड होगा? नहीं होगा। किसी और संख्या से डिवाइड होगा? नहीं होगा। ये भी क्या है? भाज्य नहीं है। ये तीनों के तीनों में से कोई भी भाज्य नहीं है। अब भाज्य कौन सा है देखते हैं। भाज्य संख्याएं देखो, भाज्य संख्या क्या होती है? अगर 3 के बाद 4 पे आ जाए, ध्यान से देखते रहिएगा, 3 के बाद 4 पे आ जाए, जब 4 पे आएंगे देखो 1 से कटेगा, क्योंकि 1 से दुनिया की सभी संख्याएं कटती हैं, जो भी संख्या हो सब 1 से विभाजित होती है ना। इसके बाद ये 2 से विभाजित होगा और स्वयं से भी विभाजित होगा, है ना। तो ये कितनी संख्या से विभाजित हो रहा है? 3 संख्याओं से। कितनी संख्या? 3 संख्या। तो ये कैसी संख्या होगी? भाज्य संख्या होगी। इसी तरीके से अगर 6 को देखें, 6 को, 5 को नहीं, क्योंकि 5 देख लेना, 5 को देखो यहाँ पे, 5 1 से विभाजित होता है और स्वयं से विभाजित होता है और किसी से विभाजित नहीं होता, है ना। तो ये भी क्या है? भाज्य नहीं है। 6 को देखते हैं, 6 1 से विभाजित होता है, 2 से विभाजित होता है और 3 से विभाजित होता है और स्वयं से विभाजित होता है। इसके देखिए 4 संख्याओं से विभाजित हो रहा है। कितनी संख्याओं से? 4 संख्याओं से। ये कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। अब आपको भाज्य संख्या अच्छे से समझ में आ गई होगी। भाज्य संख्या और सम संख्या में अंतर होता है। सभी सम संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित होती है ना। लेकिन जो भाज्य संख्या है वो क्या होती है? उनका 2 से अधिक गुणनखंड होता है, यानी 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होती है। जैसे अगर एक उदाहरण ले लें, 9 है ना। 9 देखें तो 9 1 से डिवाइड होगा, 3 से होगा और स्वयं से होगा, है ना। ये देखो, ये जो 9 है ये भाज्य है, लेकिन ये सम संख्या नहीं है। ध्यान देना इस बात को। तो भाज्य संख्या और सम संख्या में अंतर होता है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। वीडियो को पूरा अच्छे से देखिए, नहीं समझ में आता है दोबारा से देखिए, और अगर फिर भी ना समझ में आए, ठीक है, तो कमेंट करिएगा, हम दोबारा से बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगली संख्या है भाज्य संख्या। जब भाज्य समझ में आ गई तो भाज्य तुरंत समझ में आएगी, ठीक है। फिर से शुरू से इसमें भी चेक कर लेते हैं, चलो नहीं समझ में आया तो। 1 है, 1 को ध्यान से देखते हैं। जो 1 है ये सिर्फ और सिर्फ 1 से ही कटता है। अभाज्य संख्या की एक बारी परिभाषा बता दें आपको। अभाज्य संख्या होती है, इसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। कितने गुणनखंड होते हैं? 2 गुणनखंड होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम। तो बताइए 1 के कितने गुणनखंड हैं? 1 का है। 1 कितनी संख्या से विभाजित होता है? सिर्फ 1 संख्या से। तो ये संख्या अभाज्य भी नहीं होगी। तो अभी तो हमने पीछे ही देखा था कि भाज्य भी नहीं है तो अभाज्य भी नहीं है, यानी कि 1 जो है न तो भाज्य होती है न तो अभाज्य होती है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि 1 भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या, तो ऑप्शन में पूछ सकता है, ठीक। तो आपको क्या करना है? इनमें से कोई नहीं, ना तो भाज्य होगी ना तो अभाज्य होगी, ठीक। आगे देखिए, और एक क्या है? एक प्राकृतिक संख्या हो सकती है, एक धनात्मक पूर्णांक भी होता है, एक पूर्ण संख्या भी है, लेकिन एक जो है न तो भाज्य संख्या है न तो अभाज्य संख्या। अब देखिए अभाज्य संख्या, 1 से आगे चलते हैं 2 पे, ध्यान से देखना 2 को। 2 क्या कह रहा है कि भैया देखिए 1 से विभाजित हो जाएंगे और खुद से विभाजित हो जाएंगे, ठीक है। 1 से विभाजित हो जाएंगे और खुद से, है ना। तो देखिए, और इसके क्या किसी और संख्या से विभाजित होगा? नहीं होगा। अभाज्य संख्या को याद करने का एकदम बढ़िया सा ट्रिक बताते हैं, ध्यान से देखना, ठीक। इसको थोड़ा इंग्लिश में इसका बना लेते हैं, फिर बताते हैं। जैसे अभाज्य संख्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स, है ना। अभाज्य संख्या को बोलते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक। आप लोग एक चीज इसको थोड़ा सा रिलेट करिए, क्योंकि याद करेंगे थोड़ा और ट्रिक तो लगाना ही पड़ेगा। जैसे देखिए होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। क्या होते हैं? प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। ये भी क्या है? प्रधानमंत्री हैं। प्राइम नंबर्स जो होते हैं प्राइम मिनिस्टर के जैसे ही होते हैं। क्यों? देखिए जैसे इनकी कोई बात है, ठीक है,
कोई भी बात हो, उतना जानकारी डिटेल में नहीं जाना है, बस इतना ही समझो। जैसे कोई भी बात है तो इनकी बात को कौन कौन वापस ले सकता है, खारिज कर सकता है, या जैसे कोई चीज हो गई उसको कैसे कौन कौन कर सकता है? या तो राष्ट्रपति कर सकते हैं, अरे हाँ इनको तो भूल ही गए, ये हमारे कौन है, प्रेसिडेंट हैं, कौन, वन, क्योंकि ये जो है सबको काट देते हैं, सबकी बातों को काट सकते हैं, सबको डिवाइड कर सकते हैं, इनको क्या कहेंगे, प्रेसिडेंट। ऐसे समझना है इसको, क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट। ये क्या हो गए, प्राइम मिनिस्टर। तो भैया जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनको या तो प्रेसिडेंट यानी हमारे राष्ट्रपति जो है उनकी बात वापस करा सकते हैं, या तो स्वयं करा सकते हैं। तो सेम चीज हमारे अभाज्य संख्याओं के साथ होती है, यानी प्राइम नंबर्स के साथ होती है। वो या तो एक से कटेंगे या तो खुद से कटेंगे, और तीसरा कोई काटने वाला नहीं है, और कोई तीसरा इनको विभाजित नहीं कर सकता। इतना आसान तरीका इनको पहचानने का, जो या तो एक से विभाजित हो जाए या तो खुद से, इनके अलावा किसी तीसरी संख्या से विभाजित ना हो, उन्हीं क्या आएंगे हम, अभाज्य संख्या। ठीक, न समझ में आया हो इसके बाद भी तो देखो थोड़ा सा और दिमाग लगाइए आप लोग, और इससे आसान तरीका नहीं होता बताने का। ठीक, तो हमारे जो प्राइम नंबर्स होते हैं क्या होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, है ना। आगे चलिए, 3 एक से विभाजित होगा और स्वयं से विभाजित होगा। ठीक है, इसके बाद अगला जो हमारा है 5 की बात करें, 1 से विभाजित होगा, स्वयं से विभाजित होगा, है ना। कहीं देखो 7 को चेक कर लो, 1 से विभाजित होगा और किससे विभाजित होगा, स्वयं से विभाजित होगा। अच्छा 15 की बात करें, 15 को अभाज्य नहीं कर देना, क्यों, 1 से विभाजित होता है, और हाँ 15 कौन सी संख्या है, विषम संख्या है, अभाज्य नहीं है। क्यों, क्योंकि 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, स्वयं से तो कटेगा ही कटेगा, वो तो सब कटते हैं, है ना। तो ये क्या है, भाज्य है और विषम संख्या है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इस चीज को। ऐसी संख्याएं जो या तो स्वयं से विभाजित हों या तो 1 से विभाजित हों, उन्हें क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं। ठीक है, अपनी भाषा में लिख के मत चले आना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। आगे देखिए, सह अभाज्य संख्या। ठीक, सह अभाज्य संख्या क्या होती है? अब देखो यहाँ पे किसी एक संख्या की बात नहीं, यहाँ संख्या के जोड़ों की बात होगी, पेयर यानी जोड़ा। ठीक है, तो ऐसी दो संख्याएं अगर आप लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं, थोड़ा स्लो मतलब रोक कर लिख लीजिएगा। ऐसी 2 संख्याएं जिनका एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या। इसका बहुत काम लगने वाला है, इसका बहुत काम लगेगा हमारे फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, देखिए ध्यान से, जिनका एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड, जैसे सारी चीजें समझ में आएगी वैसे ये भी आराम से समझ में आएगा। जिसको लिखना है वो लिखते चलिएगा, बाकी हम बता रहे हैं सारी चीज समझ में आएगी एकदम आराम से। सहअभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिनका एक के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जैसे मान लो हम काट रहे हैं 12/15 को, ठीक है, हम इनको काटते हैं, चलिए 3 से कटेंगे, 3 चौक 12, 3 पचे 15, क्या आया, 4/5 आया। अब बताओ ये और छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता, और छोटा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखो 4 जो है 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, स्वयं से डिवाइड होगा, है ना। 5 1 से डिवाइड होगा और स्वयं से डिवाइड होगा, और किसी से कटेगा नहीं। तो हमको ये चेक करना है कि इन दोनों में कौन कौन सी उभयनिष्ठ संख्याएं यानी कॉमन संख्याएं हैं जो दोनों काट रही हूं। तो एक देखिए, एक ही ऐसी संख्या जो दोनों को काट रही है। तो जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो संख्याएं उससे ज्यादा छोटी नहीं होती है। अब इन्हीं 4 और 5 को, इसको 4 और 5 को हम सहअभाज्य संख्या कहेंगे। 4 और 5 को क्या कहेंगे? सहअभाज्य संख्या। 4/5 को नहीं, 4 और 5 को कहेंगे सहअभाज्य संख्या, क्योंकि इनमें एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ध्यान से देखिए, इसको क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ। एक मिनट, कलर बदल लेते हैं थोड़ा सा, एक मिनट। क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ गुणनखंड। जो बच्चे एकदम नहीं समझ में आता है उनको ये सारी चीजें, जैसे उभयनिष्ठ कभी सुने ही नहीं है क्या होता है, इनको कहते हैं कॉमन। भैया
कॉमन, कॉमन माने उभयनिष्ठ, जो दोनों में हो, है ना। तो जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक। आगे देखिए, जिसमें क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड। अब देखिए 4 और 5 में एक के अलावा और कोई काटने वाला दिख रहा है? नहीं कट रहा है। इसमें 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 नहीं है, सिर्फ एक और एक ऐसे हैं जो दोनों काट रहे हैं। तो ऐसी ही संख्याओं को जब दोनों की दोनों संख्याएं एक के अलावा और किसी से न कटे, तो फिर दोनों संख्या क्या कहते हैं? सहअभाज्य। अच्छा, इनको क्या कहेंगे? इनको भी कुछ कहेंगे ना। देखो, जो कट जाए किसी एक बराबर संख्या, क्योंकि देखो हमने बराबर संख्या से ही काटा, 3 से 12 को भी काटा है, 3 से 15 को भी काटा, क्योंकि नियम यही है, हम बराबर संख्या से ही ऊपर नीचे की संख्याओं को काट सकते हैं, ठीक है। तो जब हमने 12 और 15 को 3 से काटा है, तो इन दोनों में कौन उभयनिष्ठ था? 3 भी उभयनिष्ठ था, है ना। एक के अलावा इन दोनों में 3 उभयनिष्ठ था। तो ऐसी संख्याओं को हम सहभाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सहभाज्य संख्या, सहभाज्य। इसको कहते हैं सहअभाज्य, इसको कहते हैं सहभाज्य। किसको? 12/15 को? नहीं, 12 और 15 को। 12/15 को नहीं, 12 और 15 को, ठीक है। इतना समझ में आया? अब आगे चलिए। अभी जो पिछला आपने पढ़ा, ये सब जान लीजिए, रिवीजन था पिछले चैप्टर, मतलब पिछले क्लास में आप इनको आना चाहिए था आपको, ठीक है। फिर भी जिसको नहीं आ रहा होगा वो आप समझ लेना। अब हमारा चैप्टर शुरू होता है, हमारे क्लास 10 का सबसे फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, ठीक है। अब वास्तविक संख्या कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती हैं, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिनके बारे में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब देखिए ध्यान से, थोड़ा थोड़ा इसमें बता देते हैं परिमेय और अपरिमेय क्या होता है। जैसे परिमेय संख्या की बात करें, ठीक है, परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q पूर्णांक हो। अब देखिए, जैसे हम परिमेय संख्या की आपको परिभाषा बता रहे हैं और आपको पूर्णांक पता ही नहीं कि आप पूर्णांक क्या होता है, तब आप कैसे समझ पाएंगे क्या हमने बोला परिभाषा में? यही गड़बड़ हो जाती है, यही बच्चे कहते हैं अरे पता नहीं क्या पढ़ाया जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है ना। लेकिन अभी हमने थोड़े टाइम पहले आपको पूर्णांक बताया था, बहुत अच्छे से समझाया था पूर्णांक क्या होता है, ठीक है। एक बार थोड़ा सा फिर रिवीजन कर लेते हैं पूर्णांक का। हमने आपको बताया था कि भैया इधर हो गई प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इधर 0 हो गया और फिर -1, देखो 7 बन गया, देखो -1 -2 और -3 ऐसे डॉट 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 इधर है ना। इन्हीं को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। यानी सभी धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य सहित संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं, है ना। तो अब फिर से परिभाषा पे आ जाते हैं परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या की परिभाषा कहती, पढ़े भी हो गए, ऐसा नहीं है नहीं पढ़े आप लोग 9th में पढ़े हैं, लेकिन भूल जाते हैं, है ना। तो ध्यान से देखिए, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q क्या हो? पूर्णांक हो। किस रूप में लिखा जा सके? P/Q के रूप में। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि A/B के रूप में लिखा जा सके, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हम मानते हैं बस, ठीक है। किस रूप में लिखा जा सके? P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q पूर्णांक हो। पूर्णांक होने का मतलब ऋणात्मक संख्याएं हो सकती हैं, 0 हो सकता है, धनात्मक संख्या हो सकती है ना। और एक बात कहा है कि Q 0 के बराबर ना हो। अच्छा बताइए, कहा है Q 0 के बराबर ना हो, अगर हम लिख दें Q/P, तब भी आप कहेंगे Q 0 के बराबर ना हो? इस स्थिति में भी आप कहेंगे कि Q 0 के बराबर ना हो? नहीं। अब हम कहेंगे कि P 0 के बराबर ना हो। ये चालाक है, हम इनसे भी ज्यादा चालाक होने चाहिए ना भैया। देखिए, कौन 0 के बराबर नहीं होना चाहिए? P 0 का मतलब अपनी बात पे टिके रहो। अपनी बात पे कैसे टिके रहो कि इतना जब जानते रहोगे कौन 0 नहीं होना चाहिए? हर 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब हर की बात आ गई, ये भी बता दें अंश और हर क्या होता है। देखो, ऐसे बटे में संख्या भिन्न में लिखी है, तो जो ऊपर की संख्या है उसको अंश कहते हैं। क्या कहते हैं? अंश। और जो नीचे की संख्या है उनको हर कहते हैं, है ना। तो देखिए, कौन 0 नहीं होना चाहिए? हर 0 नहीं होना चाहिए। तो जब हम बोलेंगे परिभाषा में कि P/Q के रूप की हो, तो हम कहेंगे Q 0 नहीं होना चाहिए। जब हम बोलेंगे A/B के रूप की हो, तो हम कहेंगे B 0 नहीं होना चाहिए। जब कहेंगे Q/P के रूप की हो, तो हम कहेंगे P 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आ गई बात? तो कौन 0 नहीं होना चाहिए? हर 0 नहीं होना चाहिए। ये हमारे परिमेय संख्या की परिभाषा है, ठीक है। अगर आप लोग कहेंगे कि इसकी परिभाषा लिखवा दीजिए, तो हम लिखवा देंगे, ठीक। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम सारी परिभाषा इसमें लिखवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। फिलहाल समझते चलिए।
क्योंकि इसकी परिभाषा कहीं पूछने वाला नहीं है, बस आपको आनी चाहिए, है ना, आनी तो चाहिए ना, पता होना चाहिए ना क्या चीज है। तो सबसे बड़ी चीज होती है समझना, लिख के रख लिया कॉपी में, फिर पता चला कि उसको पेपर आ गया तो तक पढ़े ही नहीं है, पता ही नहीं है ना। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ही सवाल लगाने में मजा आता है। ठीक, इतना समझ में आ गया। किस रूप की होनी चाहिए, पी बटे क्यू के रूप की होनी चाहिए। ठीक, अब देखो कौन कौन सी संख्या पी बटे क्यू के रूप की हो सकती है। जैसे 0.3 की बात करें, है ना, 0.3 को भी हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। आप लोग जानते होंगे भिन्न को कैसे दशमलव को कैसे भिन्न में परिवर्तित करते हैं। देखिए ध्यान से, हम क्या कर देते हैं, 10 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। ठीक, अगर ऐसे ना समझ में आए तो आप ऐसे पाई खींचिए, जहां दशमलव है उसके नीचे 1 लगाइए और उसके बाद जितनी संख्या हो उतना 0 लगा दीजिए, ये दशमलव हट जाएगा। तो आ गया क्या, 3/10। तो हम 0.3 को भी पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अब पी बटे क्यू के रूप में लिखना समझ में आया, 3/10। ठीक है, देखो 3 भी पूर्णांक होती है और 10 भी पूर्णांक है ना। कैसे पूर्णांक है, दोनों धनात्मक पूर्णांक है। कैसे पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। कहा था कि हर 0 नहीं होना चाहिए, हमारा हर 0 नहीं है। अब क्यों नहीं कहते यार 10 में 0 नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, अरे भैया 10 है। ठीक, अब देखिए, अब एक चीज और ध्यान से देखिएगा, इसकी और सारी परिभाषाएं हैं, जैसे और कई उदाहरण हैं, जैसे 3/5 हो गया, 2/3 हो गया, ठीक, 1/2 हो गया। ठीक है, अब इसमें अभी समझते चलो, ये सब की सब जो हम उदाहरण बता रहे हैं सब सहअभाज्य हैं। 2 और 3, 1 और 2, 3 और 5 सब क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य नहीं, सहअभाज्य। ठीक है, समझ में आ रही बात। अच्छा, एक चीज और ध्यान से देखना, जैसे दशमलव प्रधान आपने 9th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़े हो तो फिर भी यहाँ देख लो। जैसे मान लो लिखा है 0.3 0 3 0 3 0, ये देखो एक क्रम बन रहा है, मतलब एक आवर्ती है ना, क्या है, आवर्ती। तो क्या होगा ये, हम इसको लिख सकते हैं 0.30 बार, है ना, यानी बार बार 3 और 0 क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो ऐसी संख्याओं को भी हम किस रूप में लिख सकते हैं, पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। आपने 9th में बहुत अच्छे से इन संख्याओं को पी बटे क्यू के रूप में लिखना सीखा है ना। अब देखो ऐसी संख्या जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हीं संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। ऐसी कौन सी संख्या होती है जिसको हम नहीं लिख सकते, है ना। जैसे देखो हमारी पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। करड़ी 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। करड़ी 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है ना। अब देखो होता क्या है, जैसे इनका जो दशमलव प्रसार होता है, इनको पहचानने का तरीका यह है, जो अपरिमेय संख्या होती है इनका जो दशमलव प्रसार होता है ये अनवसानी अनावर्ती होता है। ये देखो आवर्ती है, आवर्ती का मतलब एक क्रम से आ रहा है, एक क्रम से संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये अनवसानी आवर्ती है। ये क्या, अनवसानी अनावर्ती है ना। इसमें क्या होता है, जैसे हो गया 0.30, फिर जाके क्या देगा 300, फिर दे देगा 3000। तो देखो कहीं भी ये एक आवर्ती नहीं बना रहा है, यहाँ 1 0, यहाँ 2 0, यहाँ 3 0। तो ऐसी संख्याओं को हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख पाएंगे। तो इसी संख्या को हम कहते हैं अपरिमेय संख्या, और इनको क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग बताइएगा कमेंट में, हम आगे भी इसको दोबारा वीडियो बना देंगे। ठीक, लेकिन इस चीज को हम डिटेल में भी बताएंगे अभी, क्योंकि 9th में आपने पढ़ा था पर शायद आप लोग भूल गए होंगे। ठीक है, तो इनको पहचानने का तरीका यही होता है, क्योंकि जैसे हम लोग परिभाषा बोल देते हैं जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में न लिखा जा सके, लेकिन क्यों ना लिखा जा सके, वो इस तरह की होती है, इसलिए हम इनको नहीं लिख सकते, और इनको हम लिख सकते हैं। ठीक, क्योंकि ये आवर्ती होती है, एक बराबर क्रम से आती है। ठीक, तो ये बेसिक हो गया फर्स्ट चैप्टर का। इसके बाद हम चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी 2026-27 की नई बैच है। ठीक है, हमने आज अपने फर्स्ट चैप्टर का बेसिक पढ़ा है। ठीक, अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी होती है, तो आप लोग जो है कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आज इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक, हमारी जो एकेडमी है ये मल्हनी बाजार में हमारी जो एकेडमी है कहाँ है, मल्हनी बाजार जौनपुर, और ये है हमारा मोबाइल नंबर, आप इससे संपर्क कर सकते हैं। जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं वो जरूर संपर्क करें। ठीक है, ऑफलाइन से थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है बच्चों को, जिनको ऐसे ऑनलाइन नहीं समझ में आ रहा
हम जो है फुल सपोर्ट करेंगे आपका, आप आ सकते हैं।